फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं शिक्षा का संवैधानिक प्रावधान। तो आप सभी जानते हैं जैसे शिक्षा के कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है उसको डिटेल में हम देखेंगे। तो पहले तो ये जानना चाहिए हमें कि भारतीय संविधान के मूल आदर्श क्या हैं, फिर उससे हम शिक्षा को रिलेट करेंगे। तो हमारे जो मूल आदर्श है वो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समानता। ये सभी बिंदु हैं हमारे भारतीय संविधान के मूल आदर्श। इन्हीं आदर्शों को लेकर भारतीय संविधान बना है। तो हमारे संविधान में है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के उद्देश्य। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात कही गई है तो उसके उद्देश्य है मानवीय गुणों का विकास करना, व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना, दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए, ऐसे सकारात्मक नैतिकता का विकास, आध्यात्मिकता का विकास। ये है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के उद्देश्य। अब आगे चल देखते हैं। भारत के सभी सरकारी तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों की स्थापना तथा व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष के आधार पर की जा रही है। इन शैक्षिक संस्थाओं में बिना किसी भेदभाव के प्रवेश दिया जाता है। कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उनसे सभी धार्मिक सिद्धांतों का ध्यान रखा जाता है। शैक्षिक संस्थाओं का वातावरण उदार बनाने पर बल दिया जाता है तथा शिक्षकों की आचार संहिता में धर्मनिरपेक्ष पर बल दिया जाता है। इन बातों का ध्यान रखा जाता है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के बारे में। अब सबसे पहले तो शिक्षा का लोकतांत्रिक प्रारूप क्या है। लोकतांत्रिक शिक्षा का अर्थ यह है कि शिक्षा पर लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रभाव से है। लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रभाव शिक्षा पर दिखना चाहिए, प्रभाव पड़ना चाहिए, इसकी बात का है। तो शिक्षा में लोकतांत्रिक विचारों का प्रभाव में है समान अवसर प्रदान करना तथा व्यक्तिगत भिन्नता का आदर करना। दूसरा है सार्वभौमिक तथा अनिवार्य शिक्षा। तीसरा निःशुल्क शिक्षा। अगला पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था। फिर नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा। अगला है व्यक्तिगत अध्ययन का महत्व। अंतिम बिंदु यहाँ पर है सामाजिक क्रियाएं। आगे और है अगले स्लाइड में शिक्षा के समस्त साधनों में सहयोग, बुद्धि परीक्षण, विद्यालय प्रशासन, छात्र संघ, शिक्षा के व्यक्तित्व का सम्मान, बालक का शारीरिक स्वास्थ्य। शिक्षा का संवैधानिक प्रावधान में चलते हैं। इसके अंतर्गत निम्न संवैधानिक प्रावधान के क्षेत्र हैं। पहला है मौलिक अधिकार में प्रावधान है, दूसरा मौलिक कर्तव्य में, तीसरा नीति निर्देशक तत्वों में, चौथा केंद्र सूची में, पांचवा राज्य सूची में, छठवां समवर्ती सूची में और सातवां है शैक्षिक अवसरों की समानता का प्रावधान। तो ये सभी क्षेत्र हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। पहला है मौलिक अधिकार में प्रावधान। तो 46वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया अध्याय अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। इसके अनुसार क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और SC/ST के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। 104वें संविधान विधेयक के अनुसार अनुच्छेद 15(5) को जोड़ा गया है जो सामाजिक तथा शैक्षणिक या सामाजिक रूप से पिछड़े किसी वर्ग के नागरिक हो अथवा SC/ST की प्रगति हेतु सरकारी मदद प्राप्त या गैर सरकारी शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में विशेष उपबंध बनाए जाने की बात करता है। अब मौलिक कर्तव्य में क्या प्रावधान है देखते हैं। इसमें है 11वां बिंदु में ये बताया गया है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करे, विशेषकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों की। नीति निर्देशक तत्वों में क्या प्रावधान है देखते हैं। अनुच्छेद 45 के अनुसार शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष के नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। दूसरा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का दायित्व राज्य को सौंपा गया है। संघ सूची में क्या प्रावधान है। 13वीं प्रविष्टि के अनुसार इसमें विदेशों से शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों आदि के आयोजनों की व्यवस्था करना। 62वीं प्रविष्टि के अनुसार राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं, राष्ट्रीय पुस्तकालयों, भारतीय संग्रहालय आदि को आर्थिक सहायता प्रदान करना। तीसरा है
63वीं प्रविष्टि के अनुसार बनारस विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के संचालन का दायित्व केंद्र को सौंपा गया। अगला पॉइंट है 64वीं प्रविष्टि के अनुसार भारत सरकार द्वारा पूर्णतः पोषित या वित्त पोषित या संसद विधि या राष्ट्रीय महत्व की वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा संस्थान का संचालन करना। 5वां है 66वीं प्रविष्टि के अनुसार उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक तकनीकी संस्थाओं में मानकों का समन्वय करना। अगला पॉइंट है 5वां राज्य सूची में प्रावधान। 12वीं प्रविष्टि के अनुसार राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्त पोषित पुस्तकालय, संग्रहालय या ऐसी ही अन्य संस्थाएं संसद विधि के अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए हैं। प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और अभिलेखों जो राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए हैं से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक अभिलेख राज्य सूची में समाहित है। यह राज्य सूची का प्रावधान हो गया। अब समवर्ती सूची में चलते हैं। भारत में शिक्षा के संवैधानिक स्वरूप के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों में प्रारंभ से ही मतभेद रहे हैं। प्रसिद्ध शिक्षा कानूनविद डॉक्टर सिंघवी ने शिक्षा को समवर्ती सूची में सन्निहित करने का प्रस्ताव रखा था। शिक्षा के संवैधानिक स्वरूप की विवेचना करते हुए कोठारी कमीशन ने कहा था कि हमने समस्या का गहन अध्ययन किया है। हम समस्या को विभाजित करके एक भाग समवर्ती एवं दूसरे एक राज्य सूची में नहीं रखना चाहते हैं। शिक्षा को हमेशा एक ही रूप में समझना चाहिए। तो ये कोठारी कमीशन क्या है। 1948 में राधाकृष्णन आयोग ने सिफारिश किया कि शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाए। समवर्ती सूची में शिक्षा 1976 समवर्ती सूची में 1976 में आया गया। इसमें देखते हैं वर्ष 1976 से पूर्व शिक्षा संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में थी, लेकिन यह अनुभव किया गया कि शिक्षा में जितना विकास एवं विस्तार होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। इसी को ध्यान में रखते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने से इस पर अब राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों ही शिक्षा पर नीतियों का निर्माण कर सकती है तथा शिक्षा के परिणात्मक तथा गुणात्मक विकास का कार्य कर सकती है। केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों में मतभेद होने पर केंद्र सरकार की नीतियां मान्य होगी। केंद्र सरकार क्या करती है इसमें देखते हैं। यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का निर्माण करती है। जैसे अभी NEP 2020 लागू हुआ, निर्माण हुआ। यह यूजीसी को अनुदान प्रदान करती है। यह राष्ट्रीय महत्व के संस्थान तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करती है। जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना का दायित्व केंद्र सरकार को है। साथ ही यूजीसी की सिफारिशों पर किसी शिक्षण संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है। अब राज्य सरकार का दायित्व देखते हैं। बहुत से राज्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के उपयुक्त तरीके से कार्य करने हेतु दिशा निर्देश देने के लिए राज्य परिषद और सलाहकार बोर्ड की स्थापना करते हैं। अगला है ये राज्य परिषद राज्य के अंदर राज्य सरकार, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के शीर्ष नियामक एजेंसी की भूमिका में सहयोग करते हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यह शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र व राज्य सरकार को सलाह देने वाली शीर्ष इकाई है। इसकी स्थापना वर्ष 1920 में की गई थी तथा इसका स्वरूप वर्ष 1964 से चला आ रहा है। यह बोर्ड शिक्षा में विकास की समीक्षा, प्रणाली सुधार में अनिवार्य परिवर्तन को सुनिश्चित एवं क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समवर्ती सूची में शामिल विषय, तो ये अलग अलग विषय हैं जिसको शामिल किया गया है। व्यावसायिक एवं प्राविधिक प्रशिक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, हिंदी भाषा का विकास एवं अनुसंधान, संस्कृत साहित्य का संरक्षण, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, दिव्यांग शिक्षा का विकास, सतत एवं व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक अनुसंधानों का विकास, केंद्रीय संस्थान एवं अभिकरणों की स्थापना। शैक्षिक अवसरों की समानता, प्रस्तावना में समानता का वर्णन, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, एक्ट 30(1) और 30(2) में समानता का पोषण, अल्पसंख्यक कोण की, एक्ट 46 में समानता SC ST एवं कमजोर वर्ग। भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी अनुच्छेद कहाँ पर है उसको डिटेल में देखते हैं। तो अनुच्छेद 21 में क्या है, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 28(1) क्या कहता है,
राज्य पोषित विद्यालय संस्थान में धार्मिक शिक्षा का निषेध से संबंधित। अनुच्छेद 29 एक क्या कहता है? भारत के निवासियों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के संवर्धन का अधिकार है। अनुच्छेद 29(2) राज्य पोषित विद्यालय संस्थाओं में नागरिकों धार्मिक, जातिगत, प्रजातिगत, भाषा आदि के अधिकार पर भेदभाव उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकेंगे। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? राज्य कुछ दशाओं में निर्बल वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? देखते हैं ये। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 राज्य जनता के निर्बल वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय व शोषण से रक्षा करेगा। अनुच्छेद 51 का क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक की शिक्षा की अवसर प्रदान करें। अनुच्छेद 250(a) प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी भाषी अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 351 क्या कहता है? हिंदी भाषा की वृद्धि करना, उसका विकास करना एवं उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा, जिससे यह भाषा की मिश्रित संस्कृति के विभिन्न अंगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। धन्यवाद।